हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरली अगर हम देखने जाएं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके प्रियम्बल के साथ। प्रियम्बल का मतलब होता है कि स्पेसिफिक एक्ट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है और क्या चीज़ डिफाइन कर रहा है। प्रियम्बल के अंदर दिया है डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसको डिफाइन भी कर सकते हैं एंड अमेंड भी कर सकता है लेजिस्लेचर एज पर द रिक्वायरमेंट। ये है उसकी प्रियम्बल। अगर आपको एमसीक्यू में जुडिशरी में ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से वर्ड्स को इंक्लूड करता है, तो डिफाइन एंड अमेंड, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं प्रियम्बल के। देन हम जाएंगे बेसिक चीज़ों पे। एक्ट नंबर 9 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एक्ट नंबर का जनरली मतलब ये होता है कि 1872 ईयर के अंदर जितने भी एक्ट्स बने थे लेजिस्लेचर के थ्रू पास आउट हुए थे उसमें से 9th नंबर का एक्ट हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नंबर एक्ट नंबर 9 है। देन एसेंट इसको 25 अप्रैल 1872 को मिली थी, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पास किया था। देन उसको एनफोर्सिबिलिटी 1 सितंबर 1872 में आई थी। इसके अंदर टोटल 238 सेक्शंस हैं एंड 10 चैप्टर्स हैं। हम देखने जाएं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मेनली दो पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो चैप्टर 1 to 6 में है। देन है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें इंडेमनिटी है, बेलमेंट है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्पेशल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं जो चैप्टर 8 to 10 है। चैप्टर 7 एंड 11 रिपील हो चुके हैं और अब वो एक अलग सेपरेट एक्ट बन चुके हैं, जैसे कि चैप्टर 7 है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड चैप्टर 11 है पार्टनरशिप एक्ट। अब दोनों एक सेपरेट एक्ट बन चुके हैं, इस वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से उसको रिपील कर दिया गया है। अब हम बात स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल कॉन्ट्रैक्ट से। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स चैप्टर 1 to 6 में है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी पार्ट सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल डिफाइन करता है कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है। वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्सटेंट का मतलब होता है एप्लीकेबिलिटी, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ कहाँ तक अप्लाई होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है 1 सितंबर 1872 से। सेविंग्स का मतलब होता है कि ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता या कितनी चीज़ों को सेव करता है। तो कोई भी ऐसा एक्ट, स्टैट्यूट्स या रेगुलेशन जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने स्पेशली एक्सप्रेसली रिपील नहीं करा या जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंस नहीं है। अगर हम बेसिकली इसको समझने जाएं तो कोई भी ऐसा एक्ट है, कोई स्टैट्यूट्स है या कोई भी रेगुलेशन है जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कोई भी प्रोविजन के अंदर स्पेशली एक्सप्रेसली रिपील नहीं करा और ना ही वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंस है, तो ऐसे सारे एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेव करता है और वहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। सेक्शन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर आपको सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का समझ में आ गया तो आप पूरे एक्ट को इजीली समझ सकते हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब ऐसा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो भी टर्म्स डिफाइंड है उन सबका मीनिंग क्या है, उसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। In this act, the following words and the expression are used in the following sense unless a contrary intention appear from the context। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जहाँ पर भी ये वर्ड्स या एक्सप्रेशंस का यूज किया गया है उसको हम फॉलोइंग मैनर या फॉलोइंग सेंस के अंदर समझेंगे, जिसमें जनरली सबसे पहला आता है प्रपोजल। हम जब भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो हमको बेसिक टर्म्स या बेसिक चीज़ों के मतलब पता होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब अगर हम बेसिक लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझने जाएं तो जैसे कि पर्सन ए है, वो पर्सन बी को कहता है कि मुझे मेरी कार 5000 रुपीज़ में आपको सेल करनी है, मैं सेल करनी है या मैं सेल करना चाहता हूँ। तो यानी क्या कर रहा है, पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को प्रपोजल दे रहा है कि मैं आपको ये कार बेचना चाहता हूँ। तो अब सीधी सी बात है, इसमें क्या हुआ, वन पर्सन यानी कि मिस्टर ए सिग्निफाइंस यानी कि मिस्टर ए बता रहा है, क्या कर रहा है, अनदर को, अनदर यानी जो मिस्टर बी है, हिज विलिंगनेस यानी कि उसकी इच्छा, यानी कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बताता है टू डू और टू ऑब्स्टेंस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग यानी कि कुछ करने की या कुछ नहीं करने की, विद द व्यू ऑफ ऑब्टेंटिंग एसेंट।
एसेंट का मतलब ताकि सामने वाला उसको हाँ बोल सके, रजामंदी दे सके। ऑफ दैट अदर ऑफ सच एक्ट ऑब्स्टेंस इट सेज प्रपोजल। इसका जनरली मतलब ऐसा ही है कि जब वन पर्सन सिग्निफाइंस करता है, यानी कि अपनी इच्छा किसी को बताता है, उसकी विलिंगनेस किसी को बताता है ताकि वो सामने वाले से ऑब्टेन कर सके एसेंट को, उसको हम बोलते हैं प्रपोजल। देन अनदर थिंग वाज व्हाट इज द प्रॉमिस। जैसे कि अब इसमें मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी इच्छा बताई कि मैं अपनी कार 5000 रुपीज में आपको सेल करना चाहता हूँ। अब जब मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, इसमें है एक्सेप्टेड, जब मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना तब हम उसको बोलेंगे कि वो प्रॉमिस बन चुका है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। इट्स जनरली, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्लॉज ए के अंदर देखा कि प्रपोजल क्या होता है, जब कोई पर्सन अपनी इच्छा विलिंगनेस दूसरे पर्सन को बताता है ताकि वो ऑब्टेन कर सके एसेंट्स को, तो उसको हम बोलेंगे प्रपोजल। और जब वो सामने वाला उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। देन प्रॉमिस बनने के बाद इसमें मेन दो पार्टी होती हैं, एक होता है प्रॉमिसर एंड अनदर इज प्रॉमिसी। ओके, अब जैसे कि हम पहले वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वाला। मिस्टर ए जो अपनी कार बेचना चाहता है तो हम उसको बोलेंगे प्रॉमिसर, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको सेल करूंगा, यानी कि मिस्टर ए हो गए प्रॉमिसर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल कॉल्ड एज द प्रॉमिसर एंड अनदर थिंग द पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल इज प्रॉमिसिंग। अब इसमें मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके मैं आपकी कार परचेस कर लूंगा 5000 रुपीज में। ओके, तो ये हो गया प्रॉमिस, द प्रॉमिसर एंड द प्रॉमिसी। तो हमने सबसे पहले देखा कि प्रपोजल क्या होता है, देन प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी क्या होता है, देन नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज done obtaining from doing or abstain from doing or promises to do or abstains from doing something. Such act or obstruence of promise is called a consideration for the promisee. इसका मतलब ऐसा होता है कि प्रॉमिसर यानी कि जो पर्सन प्रपोजल बना रहा है वो जब अपनी इच्छा बताता है, डिजायर बताता है कि मैं ये चीज बेचना चाहता हूँ या ये प्रपोजल मैं देना चाहता हूँ, तो उसके रिटर्न में वो क्या चाह रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का जनरली बेसिक मीनिंग ये होता है द प्राइस पेड फॉर समथिंग, यानी कि कोई भी सर्विस है या कोई भी एक्ट है जिसके रिटर्न में इन रिटर्न आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी को कार सेल कर रहा है, तो मिस्टर बी उसको 5000 रुपीज पे कर रहा है, तो कार सेल हो रही है तो ए के लिए ए कार सेल कर देगा बी को, जो है इस वजह से ए को 5000 रुपीज मिलेंगे, तो वो जो 5000 रुपीज है वो कंसिडरेशन है। यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक चीज के बदले दूसरी चीज हमको रिसीव हो रही है उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्लॉज डी में डिफाइंड है। देन हम बात करते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी कि कोई भी ऐसे प्रॉमिस है या सेट ऑफ प्रोमिसेस है, यानी कि इसके अंदर या तो एक प्रॉमिस भी हो सकता है या तो बहुत सारे प्रोमिसेस भी हो सकते हैं जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर मिस्टर ए के लिए 5000 रुपीज कंसिडरेशन है तो मिस्टर बी के लिए वो कार कंसिडरेशन है, तो ये दोनों चीज मिल जब आपस में मिल जाती हैं तो वो एक एग्रीमेंट बन जा रहा है, क्योंकि मिस्टर ए अपनी कार सेल कर रहा है और मिस्टर बी उसके बदले 5000 रुपीज पे कर रहा है। तो जब ये चीज एक साथ परफॉर्म हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एग्रीमेंट बन गया ये दो लोगों के बीच का। देन क्लॉज एफ डिफाइन करता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का जनरली मतलब यही होता है प्रोमिसेस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जनरली अगर आप ये टर्म देखोगे ना रेसिप्रोकल प्रॉमिस तो ये इजीली आपको समझ में नहीं आएगा, बट इसका बहुत बेसिक एग्जाम्पल है कि जैसे कि मिस्टर ए है वो अपनी कार सेल करना चाहता है 5000 रुपीज के अंदर, तो जब मिस्टर ए कार सेल कर रहा है तो मिस्टर बी उसको 5000 रुपीज दे रहा है, तो ये 5000 रुपीज मिस्टर ए के लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया, यानी कि एक कंसिडरेशन हो गया, बराबर है। बट मिस्टर बी को तो कार मिल रही है तो मिस्टर बी के लिए कार एक कंसिडरेशन हो गया, तो रेसिप्रोकली ये लोग अपनी चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि
एक ऐसा प्रॉमिस जो किसी एक के लिए कंसिडरेशन है और सामने वाले के लिए ड्यूटी है परफॉर्म करने की। जैसे कि अगर मिस्टर ए को 5000 रुपीज मिलेंगे तो वो मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन हुआ, और मिस्टर बी को कार मिलेगी वो मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन हुआ। तो दोनों के बीच जो प्रॉमिस बना वो हो गया रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड, यानी ऊपर जो हमने एग्रीमेंट की टर्म देखी, जिसका मतलब ऐसा हुआ कि जो भी प्रॉमिस है, सेट ऑफ प्रॉमिस है, और उसके अंदर जब कंसिडरेशन आ जाता है, दोनों के लिए कंसिडरेशन आ रहा है, तो वो एग्रीमेंट बन गया। तो वो एग्रीमेंट जब लॉ एनफोर्स नहीं कर रहा है, ओके, किसी भी चीज की वजह से एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली लॉ उसको एनफोर्स नहीं कर रहा है, तो वो वॉइड हो जाता है। वॉइड का मतलब होता है कि अब उसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। तो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड। देन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट जब वही एग्रीमेंट लॉ के थ्रू एनफोर्स हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एज पर द 2H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Then agreement which is enforceable by law at the option of one or more party thereto but not at the option of the other or others is voidable agreement. अगर इसको हम इजीली टर्म में समझाएं, कोई भी एग्रीमेंट वॉइड कब हो जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं जिसके अंदर कोई भी एग्रीमेंट जो है वॉइड हो जा रहा है, लॉफुली वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा, वो वॉइड इस वजह से हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। लाइक कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होने के लिए अगर अनसर्टेनिटी हो गई है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, अगर आप किसी भी इंसान को मैरिज करने के लिए रोक रहे हो, लीगल प्रोसीडिंग के लिए रोक रहे हो, तो वो सारी चीज़ें वॉइड एग्रीमेंट में आती हैं। जो एक लिस्ट है वॉइड एग्रीमेंट की, जो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि कोई भी ऐसे एग्रीमेंट है जिसको लॉफुली हम एनफोर्स नहीं कर सकते, वो वॉइड होगा। बट ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो वॉइड तो है, बट एक जो दो पार्टीज हैं उसमें से समझो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, ओके। अब मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर बी के सिर पे बंदूक रखी और ऐसा बोला कि ये एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर आप मेरे को 5 रुपीज़ के अंदर आपकी रोलेक्स की वॉच सेल करोगे, वो एग्रीमेंट पे आप साइन करो। अब इजीली ये चीज़ तो समझ में आती है कि रोलेक्स की वॉच कोई भी 5 रुपीज़ में सेल नहीं करेगा, बट वो क्या कर रहा है, उसको कॉर्जन यानी कि डरा धमका के वो एग्रीमेंट साइन करवा रहा है ताकि मिस्टर ए जो है वो 5 रुपीज़ के अंदर रोलेक्स की वॉच मिस्टर बी को सेल कर दे। अब समझो कि उसने डरा धमका के एग्रीमेंट साइन करवा लिया, ओके। अब ये मिस्टर ए के ऊपर ऑप्शन है कि जब अगर वो चाहे तो वो एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं और चाहे तो उसको एनफोर्स भी कर सकते हैं, यानी कि एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी हो गया। यानी कि एक पार्टी जिसके ऊपर कॉर्जन हुआ है या जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, वो पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है यू शुड परफॉर्म और नॉट। अगर वो पार्टी परफॉर्म करना चाहती है तो फिर वो वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा, और वो परफॉर्म नहीं करना चाहती तो वो वॉइड हो जाएगा। ऐसे एग्रीमेंट्स को हम वॉइडेबल एग्रीमेंट बोलते हैं। वॉइडेबल एग्रीमेंट का इन जनरल सिंपल मतलब यही है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी होता है कि उसके ओपिनियन पे वो चलेगा, या तो वो एनफोर्स होगा या एनफोर्स नहीं होगा, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम वॉइडेबल एग्रीमेंट्स बोलते हैं। देन द लास्ट इज 2J, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ऐसा कि जैसे कि हमने 2H में पढ़ा कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है जनरली। अब समझो ऐसा कोई एग्रीमेंट है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, अब वो लॉ के थ्रू एनफोर्स हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, बट आगे जाके कोई ऐसा सर्कमटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, यानी कि अब वो लीगली वैलिड नहीं है, तो उसमें एक पार्टी के ऊपर ऑप्शन होता है कि वो उसको सीज कर सकती है एनफोर्सबिलिटी होने से, जिसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो जनरली आज हमने देखा प्रिलिमिनरी पार्ट जिसमें था सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 जनरली बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंट यानी वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, सेविंग्स यानी कौन सी जगह पे वो एप्लीकेबल नहीं होता। देन सेक्शन 2 इज द इंटरप्रिटेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बेसिक है। अगर आप इंटरप्रिटेशन समझ लेते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना आपके लिए बहुत ईजी है।
क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं जो इसमें डिफाइंड है, जिसको आपको कॉन्टेक्स्ट वाइज क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे कि प्रपोजल हो गया, तो वन पर्सन जब अपनी इच्छा किसी को विलिंगनेस बताता है कि कोई ऑफर रखता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रपोजल। फिर जब सामने वाली पार्टी उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो बन जाता है प्रॉमिस। जैसे कि मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलते हैं, मैं आपको 5000 रुपीज़ के अंदर एक कार सेल करना चाहता हूँ। तो ये मिस्टर ए ने प्रपोजल दिया, यानी कि ऑफर दिया मिस्टर बी को, और मिस्टर बी जब इसको एक्सेप्ट कर ले रहा है तो वो प्रॉमिस बन जा रहा है। फिर इसमें मिस्टर ए जो प्रपोजल बना रहा है, यानी कि वही कह रहा है ना कि हाँ मैं आपको कार सेल करना चाहता हूँ, तो वो प्रॉमिसर हो गए। जो एक्सेप्ट कर रहा है कि ओके मैं आपकी कार परचेस कर लूँगा 5000 रुपीज़ में, तो मिस्टर बी प्रॉमिस ही हो गए। कंसिडरेशन मतलब इसमें 5000 रुपीज़ कंसिडरेशन है मिस्टर ए के लिए एंड कार कंसिडरेशन है मिस्टर बी के लिए। देन एग्रीमेंट, जब कोई भी प्रोमिसेस और उसके साथ कंसिडरेशन मिल जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। ओके, जैसे कि अगर कोई इंसान है वो मुझे 5000 रुपीज़ बोल रहा है कि मैं आपको 5000 रुपीज़ दूंगा, बट इन रिटर्न मैं उसको कुछ नहीं दे रही, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। इसलिए प्रॉमिस होना चाहिए और प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन होना चाहिए, तो वो बनेगा एक एग्रीमेंट। देन रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी कि कंसिडरेशन एक पार्टी, कंसिडरेशन को अगर हम देखने जाएं तो जब कोई भी प्रॉमिस परफॉर्म होता है, तो कंसिडरेशन एक इंसान के लिए वो प्रॉमिस कंसिडरेशन है और अनदर इंसान के लिए वो एक्ट कंसिडरेशन है। जैसे कि अब ये एग्जांपल के अंदर मिस्टर ए के लिए 5000 रुपीज़ कंसिडरेशन है और मिस्टर बी के लिए कार कंसिडरेशन है, तो ये दोनों चीज़ें रेसिप्रोकली परफॉर्म होगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस एज पर द 2F ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन फिर जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो जाता है लॉ के थ्रू, तो सॉरी एनफोर्सेबल नहीं होता लॉ के थ्रू, तो वो वॉइड हो जाएगा। अगर वो एनफोर्सेबल हो जाएगा लॉ के थ्रू, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एंड जब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो किसी पार्टी के ऑप्शन पे उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड है, कि अगर वो पार्टी चाहेगी तो वो परफॉर्म होगा, बाकी नहीं, तो अगर वो पार्टी चाहती है परफॉर्म होना तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और नहीं चाहती तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ऐसे एग्रीमेंट्स को हम वॉइडेबल एग्रीमेंट्स बोलते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बनने के टाइम पे तो वैलिड थे, बट आगे जाके किसी सर्कमटेंसेस की वजह से वो वॉइडेबल हो जाते हैं, जो एक पार्टी के ऑप्शंस में होता है कि हाँ आप उसको या तो परफॉर्म कर सकते हो या तो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस सीरीज के अंदर जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 1 to 6 हम कवर करेंगे। आज हमने प्रिलिमिनरी पार्ट कवर करा है, जिसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को डिफाइन करा है। आई होप आपको ये इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।